सैल्यूट। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष माघे, गाहे तव जय गाधा। जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। बोलो स्वतंत्र भारत की, बोलो गणतंत्र भारत की, बोलो स्वतंत्र भारत की, बोलो गणतंत्र भारत की। ఇప్పుడు రాజ్యాంగ నిర్మాత, రాజ్యాంగ ప్రదాత బాబాసాహెబ్ గారికి మరి పూలమాల వేసి సన్మానం చేస్తుండగా మనం వారి ఆశయాలకు ఘన నివాళిస్తున్నాం. గట్టిగా చప్పట్లు. తదనంతరం స్వాతంత్రాన్ని ఒక మరి సత్యాగ్రహ అనే అహింసా పద్ధతిలో జాతిని ప్రభావితం చేసిన గాంధీ గారిని కూడా, జాతిపితను కూడా గౌరవించుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మరి సభను ఉద్దేశించి, జాతిని ఉద్దేశించి దేశభక్త డాక్టర్ అద్దంకి రంజిత్ తోఫీ గారు మాట్లాడతారు. आप सबको नमस्कार और गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद आपको बोलते हैं प्रजाबंधु पार्टी के ओर से, देश के सारे अम्बेडकरिस्ट लोगों के ओर से, सारे भारत देश के जनता को और दलित लोगों, दबे हुए लोगों, महिलाओं सब लोगों को हम मुबारकबाद देते हैं हमारे 74th रिपब्लिक डे के ओर से। हमारे प्यारे अजीज़ों, प्रिय मित्रुलारा, మీకందరికి కూడా 74వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తున్నాను. మరి 74వ गणतंत्र दिनोत्सव बहुत कुछ बोलना है, बोलने का ज़रूरत है। दिल में भर के एक संदेश आग के जैसा जलता है, लेकिन समय बहुत कम है। समय के कमी से हम बोल नहीं पाते हैं जो बोलना चाहते हैं, फिर भी बोलने का कोशिश करेंगे। ये गणतंत्र क्या चीज़ होती है, इसको बोलते हैं हम गणतंत्र दिवस। ये तंत्र माने शासन करना, हुकूमत चलाना। ये तंत्र के बारे में 3 शब्द होते हैं। परतंत्र बोले तो कोई पराई आदमी आके हुकूमत चलाना। स्वतंत्र का उद्देश्य है, मन ये है कि अपने आप को शासन करेंगे, कोई गैर आदमी आके नहीं, अपने आप को ही शासन करेंगे। ये गणतंत्र क्या चीज़ होती है? 1947 से पहले परतंत्र में थे हम। 1947 में स्वतंत्र भारत बन गए, उससे पहले परतंत्र भारत। 47 में अगस्त 15 तारीख हम स्वतंत्र भारत बन चुके हैं। 1950 में 1950 साल में हम गणतंत्र भारत बन गए। गणतंत्र के क्या माने है, क्या अर्थ है? गण बोले तो समाज, गण बोले तो पीपल, नेशन। लोगों की हुकूमत, लोगों की शासन, लोग खुद अपने आप को का शासन करने का व्यवस्था, इसको बोलते हैं गणतंत्र। इसका मन यह है देश के सारे लोग इस शासन में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। सारे देश के लोग
हर धर्म के, हर जात के, हर भाषा के, हर आदमी शासन में अपने हाथ डालता है। लोग अपने आप को रूल करते हैं, शासन करते हैं। 1950वीं साल में जो हमारे संविधान को पार्लियामेंट में स्वीकृत किया गया है, फाइनलाइज किया, और उस गणतंत्र दिन जनवरी 26 तारीख 1950वीं साल, वो संविधान के पहला पेज में बाबा साहेब ने यह लिख दिया, हम भारत के लोग सब लोग इकट्ठा होकर अपने आप को ये संविधान शासन के रूप में दे देते हैं। हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ये संविधान के जरिए से हम कदम उठा के आगे बढ़ेंगे। ये सारे भारत के लोग, सब लोग मिलकर अपने आप को, ये संविधान को अपने आप के ऊपर नियमित करते हैं। ये भाषा, ये शब्द उन्होंने लिखे हैं। इंट्रोडक्शन of the Constitution. We the people of India, we give ourselves this Constitution, whereby we pledge that hereafter we will live and rule our country according to this Constitution. This is the preface of the Constitution. And now we are celebrating that auspicious day, happy day when our Constitution was accepted by the Parliament. So गणतंत्र बोले तो लोगों की शासन, परतंत्र बोले तो किसी गैर आदमी आके रूल करना, स्वतंत्र बोले तो अपने आप को। ये अपने आप को माने क्या है? कोई अपने देश के राजा ही नहीं, सारे लोग मिलके शासन करना। अपने देश के एक राजा शासन करना हमें खुशी की बात नहीं है, लेकिन हम सब लोग मिलकर शासन करना है। हर जात के, हर मजहब के, हर धर्म के, हर भाषा के, हम संस्कृति के हर आदमी, हिंदुस्तान के सारे लोग मिलके हुकूमत करेंगे, शासन करेंगे। పరతంత్రం అంటే ఎవడో వచ్చి వేరే దేశం ఒకటి వెళ్ళడం, స్వతంత్రం అంటే మన దేశంలో పుట్టిన రాజు వెళ్ళడం. గణతంత్రం వేరు. గణతంత్రం అంటే ఈ దేశంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కడు రాజై శాసనాలు చేయడంలో పాలు పంచుకుంటాడు, అమలు చేయడంలో పాలు పంచుకుంటాడు. ప్రజలందరూ రాజులు. అందుకే ప్రజాస్వామ్యంలో రాజులు ఉండరండి, మంత్రులు ఉంటారు. టాప్ మోస్ట్ अथॉरिटी కూడా प्रधानमंत्री है, वो प्रधान राजा नहीं है। प्रधानमंत्री है, वित्त मंत्री है, और हर एक शाखा के मंत्री होते हैं। लेकिन मंत्री से फिर राजा कौन है बोले तो जनता राजा है, समाज राजा है, हर आदमी एक राजा है। के हर भाषा के, हर धर्म के, हर आदमी एक राजा है। हम सब लोग राजा है। दिल्ली में बैठ के शासन करने वाले सिर्फ मंत्री है, सिर्फ मंत्री है। यह है हमारा सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है। इसके लिए हम खुश हैं और ईद मनाते हैं आज का दिन। लेकिन इतना जानते हुए मेरे दिल में बहुत ही दुख भरा हुआ है। ये बोलने में मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन बोलना मैं मजबूर हूँ, बोलना ही पड़ता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये गणतंत्र दिवस के ये अवसर में हमें याद करना पड़ता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार जब प्रधानमंत्री बन चुके थे, उन्होंने सारा देश के लिए एक प्रॉमिस किया, एक वायदा किया है। वो क्या है? एक सुंदर स्लोगन है वो, सबके साथ सबका विकास। कितनी अच्छी बात है।
हम लोग इंतज़ार में थे कि सचमुच में सबका विकास होगा, हमारा गवर्नमेंट हर एक आदमी के साथ देगी, ये हमारी आशा थी। लेकिन हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं इस वक्त। उनके दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी सबका विकास नहीं हुआ, सिर्फ अदानी का, अंबानी का विकास हुआ है। देश का विकास कहाँ हुआ है? मैं हिंदी में भाषण बोलने में शुरू किया इसलिए कि प्रधानमंत्री जी अच्छी तरह से सिर्फ हिंदी जानते हैं। अगर मैं तेलुगु बोलूँगा उनको समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश भी उतना फ्लुएंट नहीं है, तो इसलिए उनके भाषा में मैं भाषण शुरू किया। क्योंकि इस मंच से मैं प्रधानमंत्री जी से मैं डायरेक्टली कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। एक आदिवासी स्त्री को, आदिवासी लेडी को लेकर आपने राष्ट्रपति बना है। हर एक्सेलेंसी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हम बहुत खुश हैं इस बात में। एक महिला को राष्ट्रपति बनाए हैं और एक आदिवासी स्त्री को, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाए हैं। और हमारे राष्ट्रपति जी हर एक्सेलेंसी द्रौपदी मुर्मू जी ना सिर्फ आदिवासी लेडी है, वो एजुकेटेड लेडी है। शी वॉज ए टीचर, शी वॉज ए स्कूल टीचर। शी इज़ ऑल्सो क्वालिफाइड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो हम बहुत खुश हैं इस अवसर में से हमारे राष्ट्र के, हमारे हिंदुस्तान के फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एक दलित महिला ने फ्लैग होस्टिंग किया है, पताका आविष्करण किया है। इसके लिए हम बहुत गर्व ले लेते हैं, बहुत फक्र की बात है हमारे लिए। लेकिन इसी मौके पे जब एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के गद्दी पे बैठे हैं, उसी मौके पे छत्तीसगढ़ राज्य में जब चर्च में प्रेयर कर लेते हैं, प्रार्थना कर ले रहे हैं, एक चर्च में छत्तीसगढ़ राज्य में एक गुंडा लोग, मनुवादी लोग, आरएसएस के गुंडा लोग चर्च के अंदर प्रवेश करके पूरा उधर सामान को तोड़ डाल के 2 यंग गर्ल्स, जवान लड़कियां उधर प्रार्थना कर ले रहे हैं, उनको मारपीट करते हुए बाहर रोड के ऊपर लाकर सारे कपड़े उतार दिए हैं। जवान लड़की, 2 यंग गर्ल्स, उनके माँ बाप के आंखों के सामने, उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, उनके भाइयों, सगे भाइयों देख रहे हैं, उस गांव के पूरे लोग देख रहे हैं। वो लोगों को नंगा बना के पूरा विलेज में उनको लेके सब के ऊपर नुमाइश किया गया। एक औरत, 2 यंग गर्ल्स को नंगा बनाकर सब लोगों के सामने, आंखों के सामने नुमाइश कर दिया। सब लोग देख रहे हैं। कितनी बेइज्जती की बात है, कितनी बड़ी अपमान है एक औरत के लिए। क्या कोई औरत माँ बाप को अपने नंगापन दिखा सकती है? सगा भाई को नंगापन दिखा सकती है? नहीं। मैं प्रधानमंत्री जी से मैं पूछता हूं, आप सबके साथ हैं प्रधानमंत्री जी, क्या आप ये 2 महिलाओं के साथ आप नहीं हैं? प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, क्या आप किसके साथ है? आपने कह दिया कि सबके साथ है, सबके साथ है। फिर आज के दिन आप किसके साथ है? वो 2 लड़कियों को नंगा करके सबको दिखाने वाले गुंडाओं के साथ है, या नहीं तो वो लड़कियों के साथ है? ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है कि एक आदिवासी महिला को आपने प्रेसिडेंट बना दिया,
ये दो भी तो आदिवासी लड़की थे। ना सिर्फ हर एक्सलेंसी द्रौपदी मुर्मू जी, ये दोनों लड़कियां भी आदिवासी लड़कियां थे। इनके साथ हम नहीं हैं क्या? सरकार नहीं है इस देश में। ना सिर्फ वो दो लड़कियों को नंगा सबको दिखाना, और बहुत कुछ चल रहा है छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, हर राज्य में, हर स्टेट में। एक धर्म के लोगों को जान से भी मार डाल रहे हैं, पुलिस केस भी नहीं होता। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, आपको इस मंच से हमारा रिक्वेस्ट है, जरा आप आंख खोल कर देखिएगा इधर क्या चल रहा है देश में। देश आज का दिन खुश नहीं है। देश में 40% लोग स्लम एरिया में जिंदगी गुजारते हैं, और रिलीजियस माइनॉरिटी लोग डर डर के जीते हैं, डर डर के जिंदगी गुजार रहे हैं। बैकवर्ड क्लासेस एंड रिलीजियस माइनॉरिटी सब लोग घबरा घबरा कर डर डर के जी रहे हैं। हम किस बात पे जश्न मनाएंगे? किस बात पे हम खुशी मनाएंगे? हर एक आधा घंटा को एक महिला को अत्याचार किया जाता है, रेप किया जाता है। सरकार कुछ नहीं कर सकती, समाज कुछ नहीं कर सकती। देश में तो क्राइम रेट बढ़ते जा रहा है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछना है हमारे देश के नेता लोगों से। 2000 रुपए के नोटा सब किधर चले गए हैं? 2000 रुपए का नोट, 2000 रुपीज का नोट किधर गए हैं? देश से पूरे 2000 के नोट गायब हो गए हैं। सरकार चलाने वाले बड़े बड़े नेताओं को मेरी विनती है, शिकवा है, रिक्वेस्ट है कि आप सारे वो 2000 रुपए का नोटों को बाहर ला लीजिए। क्या आपके अंदर कुछ हिम्मत है क्या? अगर हिम्मत है तो इस वक्त, जैसे जो मौके पर सारे 2000 के नोटों पर अंदर छुप गए ना, इस वक्त अगर आप नोटबंदी कर सकते हैं क्या? ये हमारी सवाल है। इस वक्त अगर नोटबंदी कर चुके हैं, कर सकते हैं, तो पूरे आपके पार्टी लोगों के पास है वो पूरे 2000 के नोट। आप नहीं कर पाओगे। इससे पहले नोटबंदी आपने कर लिए इसलिए कि दूसरे पार्टी के पास बड़े बड़े नोट थे। इस वक्त आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पार्टी के पास बड़े नोटा हैं। किधर भी देखो एटीएम में 2000 का नोट नहीं आता, किधर भी नहीं दिखता 2000 का नोट, सिर्फ 500 का नोट आता। 2000 के सारे छप गए। सो किधर गया है? किधर गायब हो गए? देश से भाग गए क्या? ये मेरा सवाल है। देश अच्छे रास्ते पे नहीं चल रही है। बहुत अफसोस की बात है, डरने की बात है। क्या होने वाला है? बीजेपी के एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये ऐलान कर दिया कि हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले पूरे लोग आपके घर में तलवार रखो। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ अ बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ए लेडी। सारे हिंदू परिवार लोग आपके घर में तलवार रखो, अच्छा तेज बना के तलवार रखो। एडवर्ड कुंटम को अरेस्ट किया गया और उनको पूछताछ किया गया कि उन्होंने कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं। दो धर्म के बीच में उन्होंने लड़ाई क्रिएट कर रहा है, नफरत क्रिएट करता है बोल के एडवर्ड कुंटम को अंदर रखे हैं। अब ये बीजेपी एमपी को क्यों अरेस्ट नहीं किया गया?
जो देश को संदेश देती है कि हर हिंदू परिवार अपने घर में एक तलवार रखो। सारे लोग तलवार रखे तो क्या होगा देश में? सिविल वार हो जाएगा। ये अच्छी बात है क्या? ऐसा संदेश देश को देने वाले देश के नेता बन के हुकूमत चलाते हैं। ఇప్పుడు తెలుగులో చెప్తాను, ఎందుకంటే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు కూడా నేను నాయకుడిని. ప్రధానమంత్రి గారు మొట్టమొదట ప్రధానమంత్రి అయినప్పుడు సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అన్నారు. చాలా సంతోషం. क्रिश्चियन माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जॉन साहब का बहुत बड़ा स्वागत है इस मंच पर. बहुत शुक्रिया आपको यहाँ आने के लिए. అందరితో నేను ఉంటాను, అందరి అభివృద్ధిని నేను సాధిస్తాను. సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ ఏ ప్రధానమంత్రి ఆయన యొక్క స్లోగన్. చాలా సుందరమైన స్లోగన్. కానీ ఆదివాసీ మహిళ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఛత్తీస్గఢ్లో ఇద్దరు ఆదివాసీ ట్రైబల్ అమ్మాయిలను వాళ్ళు చర్చిలో ప్రార్థన చేసుకుంటుంటే లోపలికి ఆర్ఎస్ఎస్ గుండాలు జొరబడి అందరినీ కొట్టి ఇద్దరు ఆడపిల్లలను రోడ్డు మీదకి తీసుకొచ్చి నిలబెట్టి వాళ్ళ బట్టలు ఒంటి మీద ఒక్క నూలు పోగు లేకుండా బట్టలన్నీ తొలగించి ఛత్తీస్గఢ్లో వాళ్ళ కన్న తల్లిదండ్రుల కళ్ళ ముందు, వాళ్ళ అన్నయ్యల కళ్ళ ముందు గ్రామవాసులందరూ వందల మంది చూస్తుండగా పేడ నీళ్లు జల్లుతూ ఊరంతా ఊరేగించారు. నేను అందరితో ఉంటాను, అందరి వికాసం, అందరి అభివృద్ధిని సాధిస్తానన్న ప్రధానమంత్రి గారు ఈ అమ్మాయిల పక్షంగా ఉన్నారా లేరా అని అడుగుతున్నాను. ఉన్నారా లేరా? వాళ్ళ సంగతి ఎందుకు పట్టించుకోలేదు? అసలు మీడియాలోకే రాకుండా చేశారు. ఇటువంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఛత్తీస్గఢ్లో మత నాయకులను, ఆదివాసీలనే చంపుతున్నారు. ఆదివాసీ మహిళను ప్రెసిడెంట్ చేసి ఆదివాసీలనే మళ్ళీ నగ్నంగా ఊరేగిస్తున్నారు. ఇది నయవంచన కాదా? బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం ఇదేనా మనకు నేర్పించింది? బాబాసాహెబ్ కలలు కన్నా భారతదేశం ఇదేనా? ప్రియ మిత్రులారా, ఇవాళ అన్నిటికంటే బాధాకరమైన విషయం, స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 1947 నుంచి స్వాతంత్రం ఉంది. 1950 నుండి మన రాజ్యాంగం మనకుంది. ఇప్పటికీ కూడా రాజ్యాంగ హక్కులు దళితులకు వర్తించలేదు, మహిళలకు రాజ్యాంగ హక్కులు వర్తించలేదు, సంబంధమైన మైనారిటీలకు రాజ్యాంగ హక్కులు ఇంకా వర్తింపజేయలేదు. రాజ్యాంగ హక్కులు ఎవరికి వర్తించినాయండి? దేశంలో 90% ప్రజలకు ఇంకా రాజ్యాంగ ప్రాధాన్యత. ఇలాంటి దురదృష్టకరమైనటువంటి దినాలలో నేను దేశ ప్రజలందరికీ పిలుపునిస్తున్నాను. అన్ని విభేదాలు, చిన్న చిన్న సిద్ధాంత విభేదాలు మరచి దేశంలో దళితులు, బీసీలు, ఎస్టీలు, మత సంబంధమైన మైనారిటీలందరూ ఏకమై ఒక మహారాజకీయ శక్తిగా సంఘటితమై ఎవరు నాయకుడు, ఈ కులం నాయకుడా ఆ కులం నాయకుడా అని చూడకుండా కలిసి ఒక ఓటు బ్యాంకుగా రూపొందనంత వరకు ఈ అత్యాచారాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. అత్యాచారాలు ఆపాలంటే దళితులందరూ ఓటు బ్యాంకు కావాలి. వీళ్ళందరూ కలిసి ఎవరికి కావాలనుకుంటే వాళ్ళకి ఓటేస్తారు అని ప్రభుత్వానికి అర్థమైన నాడు యంత్రాంగం అంతా కరెక్ట్గా పనిచేస్తుంది. हमें ये संदेश देश के ब्यूरोक्रेसी को और बड़े बड़े पार्टी के नेता लोगों को ये संदेश देना है कि दलित लोग एक वोट बैंक बन चुके हैं. सारे एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटी लोग एक वोट बैंक बन चुके हैं. अगर इनके खिलाफ हम कुछ काम करेंगे तो अगले आने वाले चुनाव में हमें वोट नहीं मिलेंगे. ये संदेश उनको देना है, तभी हमारा देश सही रास्ते पर चल सकता है. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీలు అందరూ ఒక ఓటు బ్యాంక్ అయినా మీరు సరిగ్గా పరిపాలిస్తే మీకు ఓటేస్తాం, లేకపోతే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో మా ఓటు మీకు రాదు అనే సందేశాన్ని ఇవ్వగలిగితే అప్పుడు బీజేపీ కూడా అంబేద్కర్ కలలు కన్నట్టుగా పరిపాలన చేస్తారు. తప్పదు. ఇంకా ఏ పార్టీ ఉన్నారనేది అక్కడ
మనకు నిమిత్తం లేదు. ఏ పార్టీ ఉన్నా ఒకటే, అని చెబుతున్నా. దళితులు, బీసీలు, మైనారిటీలు ఏకమై ఒక ఓటు బ్యాంక్ ఉండనంత వరకు అక్కడ ఏ పార్టీ కూర్చున్నా మనకు న్యాయం జరగదు, ఈ అత్యాచారాలు ఆగవు, అంబేద్కర్ కలలు కన్న పరిపాలన రాదు. కాబట్టి గణతంత్రం, నిజమైన గణతంత్రం కావాలంటే अगर हमारे देश सही में गणतंत्र राज अगर बनना है तो SC ST BC माइनॉरिटी सारे लोग इकट्ठा होकर एक वोट बैंक बनने का आवश्यकता है. बहुत बहुत बड़ी ज़रूरत है ये. आज के दिन मैं सारा देश के अम्बेडकराइट लोगों और महिला और सारे ट्राइबल एंड BC नेता लोगों से ये विनती करता हूँ, सारे दबे हुए लोगों का एक वोट बैंक बनाइए. आने वाले चुनाव में एक अम्बेडकराइट गवर्नमेंट को दिल्ली में बिठाइए. जब बनेगा हमारा देश एक स्वर्ण भारत बन जाएगा. जब होगा सबका विकास होगा. सबको नमस्कार. इसके लिए हम प्रजाबंधु पार्टी के ओर से सारे देश के दबे हुए लोगों को इकट्ठा लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे. हम रेस्ट नहीं लेंगे, हम विश्राम नहीं करेंगे, आराम नहीं करेंगे जब तक ये हम अचीव नहीं करते हैं. सब लोग जब तक इकट्ठा नहीं हो सकते तब तक हम सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं. हम काम पे लग जाएंगे और हम बाबा साहब का जो ख्वाब है उसको हकीकत बना के तब हम ईद मनाएंगे. ఇప్పుడు మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి మరి అక్కడ మాట్లాడతారా? ఓకే, మన అందరూ అక్కడ సభాస్థలంలోకి రావాలని మనవి చేస్తున్న నాయకులందరూ వేదిక మీదకి వచ్చిన తర్వాత జాన్ గారు మనతో మాట్లాడతారు. వారు క్రిస్టియన్ మైనారిటీ నేషనల్ అధ్యక్షులు, వారు మనతో మాట్లాడతారు. జై భీమ్, వర్ధిల్లాలి.